गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे क्लास में। आइए क्लास 8 का एक और बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th में भी काम देगा, इसलिए आपको इसको अच्छा से पढ़ना है। चलिए अच्छा शुरू करते हैं। आप लोग किताब वगैरह लेकर के बैठ जाएं, पेन पेंसिल कॉपी जो भी है, ताकि नोट कर सकें मेरी बातों को, ठीक ना। चलिए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यह संसार जो है अलग अलग जीव जंतुओं से भरा हुआ है, ठीक ना। इसमें हर तरह के जीव जंतु रहते हैं, छोटे से लेकर के चींटी से लेकर के बहुत बड़े हाथी तक, ठीक ना। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के जीव जंतु रहते हैं यहाँ पर। वी कैन सी मोस्ट ऑफ देम विथ आवर नेकेड आइज। उनमें से हम लोग बहुत कोई को तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन उनमें से बहुत कोई अच्छे ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रोब्स को बड़ा करके दिखाता है, जूम करके दिखाता है, ठीक ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन क्या हो गया फिर? द ऑर्गेनिजम्स विच आर विजिबल ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं जीव, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ये एक ऐसा नाम है बायोलॉजी की दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट था जिन्होंने माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन किया था, देखा था। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट यही थे, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन किया था सबसे पहले अपनी माइक्रोस्कोप से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के जीवन पर, लाइफ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा प्रभाव है, इम्पैक्ट है, ठीक ना। सम आर हेल्पफुल व्हाइल अदर्स आर डेंजरस विच कॉजेज मैनी डिजीज। कुछ कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्पफुल होते हैं, मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक ना। वे हमारे बॉडी में खाने के थ्रू, पानी के थ्रू और एयर के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। जब सांस लेंगे तब, जब पानी पिएंगे तब, और जब खाना खाएंगे तब, ठीक है। तो फैक्ट फाइल में आ जाए। फैक्ट फाइल में क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका क्या क्या गुण है इसके अंदर। तो जितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक सर्टेन कैरेक्टर होता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना। तो आइए कुछ कुछ बॉडी को पढ़ते हैं। बोर्ड में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी जो है दिखाया जा रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, देखिए यहाँ पे दो बार आया है। एक है यूनिसेलुलर, मतलब होता है जो सिंगल सेल के बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, और मल्टी मतलब होता है वो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गेनिज्म्स। तो ये दो भाग में बांटे जाते हैं। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर ओमनी पेरेंट्स, ओमनी प्रेजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना। एयर में, वाटर में, सॉइल में, मार्स में, मार्स मतलब होता है कीचड़, ठीक ना। हॉट डिजर्ट में, पोलर रीजन में जहाँ ठंड प्रदेश है वहाँ भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो है प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, हर जगह ये ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। अभी अभी हमारे हाथ में भी जो है बहुत सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था इसका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो खुली आंखों से दिख नहीं सकता, ठीक ना। उसको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। यहाँ देखिए आपको माइक्रोस्कोप का जो है ड्राइंग दिखाया गया, और बगल में जो ड्राइंग है वो एंटोनी वैन लीवेनहॉक का फोटो है, ठीक ना। एक डच साइंटिस्ट थे, ठीक ना, ये माइक्रोस्कोप को बनाए थे।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा पॉइंट देखिए, अच्छा तीसरा पॉइंट देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस व्हाइल अदर्स आर हार्मफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही हानिकारक बीमारी पैदा कर सकते हैं बॉडी में, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ ड्राइनेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही खराब परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा हॉट अगर एरिया है, ड्राइनेस एरिया है, शुष्क एरिया है, वहाँ भी रह सकते हैं ये, है ना। अंडर सच अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अराउंड द सेल। और उस कंडीशंस में क्या होता है, जब वो इस तरह के एरिया में रहते हैं जो अनफेवरेबल है, जो रहने के लायक नहीं है, वैसा एरिया को बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ऐसी जगह पर जब ये रहते हैं तो इसके बॉडी, इसका जो सेल होता है, सेल के ऊपर में एक हार्ड लेयर कवर पैदा होता है, कवर आ जाता है, उसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट फॉर्मेशन आ जाता है सेल के चारों तरफ। When the conditions become favorable, the cells start multiplying once again and continue their life cycle. और जैसे ही इनको एक ऐसा कंडीशन मिल जाता है जो इनके फेवरेबल में है, जो इनके लायक है, जिस कंडीशंस में ये अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका जो बॉडी का जो सेल है, सेल का जो कवच बना हुआ था सिस्ट, वो अनकवर्ड होता है, वो हट जाता है और ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी जनसंख्या को, ठीक ना, जब इनको फेवरेबल कंडीशन आता है तब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी रेज्ड ऑन एन आर्टिफिशियल मीडियम लाइक अगर, ठीक ना। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेज कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कब, जब एक आर्टिफिशियल मीडियम उनको मिल जाए। जैसे अगर जो है आर्टिफिशियल मीडियम है, AGAR। डिफरेंट टेक्निक्स लाइक द पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट आर यूज्ड फॉर रेजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं, अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेज करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब इसको आर्टिफिशियल टेक्निक्स बोलते हैं, ठीक ना। दीज आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप्स होता है बैक्टीरिया, दूसरा है अलगी, तीसरा है फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। ये 5 ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पाए जाते हैं, ठीक ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अलगी के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अलगी क्या होता है? अलगी आर एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन पडल्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड एंड ओशियंस। अलगी जो है एक ग्रीन प्लांट होता है, वो भी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट है जो पानी में रहता है, ठीक ना। पडल में पाया जाता है जहाँ थोड़ा बहुत पानी जमा है, तालाब, ठीक ना। स्ट्रीम्स हो गया, पॉन्ड हो गया या ओशियंस हो गया, यहाँ पर ये हरे हरे दिखेगा, हरे हरे पाए जाते हैं तालाबों में। You might have seen some bright green layer on the surface of the water in the pond, tank, etc. टैंक हो या तालाब हो या समुद्र हो, उसके ऊपर में या कहीं जमा हुआ पानी हो, उसके ऊपर आप लोग हरे हरे लेयर देखे होंगे जमा हुआ, ठीक ना। और जैसे हम लोग कोई पत्थर मारते हैं, वो लेयर जो थोड़ा देर के लिए हटता है, फिर वैसे आकर के सड़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलगी, ठीक ना, अलगी बोलते हैं। आगे देखिए, अलगी में भी सिंगल सेल, मल्टी सेल और कॉलोनियल। अलगी जो है सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेल का भी होता है। ये सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेल का भी हो सकता है और कॉलोनियल भी होता है, पूरे ग्रुप्स में भी ये रह सकता है, जैसे तालाब में कॉलोनियल बना कर रखते हैं ये। These are plank like organisms containing chlorophyll। ये प्लैंक्स की तरह होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक ना, पत्ते की तरह, छोटे छोटे पत्ते की तरह होते हैं। आप तो देखिएगा हाथ में लेकर के, ठीक ना, तालाब में जाइएगा तो तालाब में ये सब रहते हैं। और इसमें क्लोरोफिल भी होता है। इसका मतलब क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब यह हुआ कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ओके, अब आते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। इनको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, इनको भी 3 भाग में क्लासीफाई किया गया। पहला है ग्रीन अलगी कंटेन्स ओनली क्लोरोफिल, वैसे ग्रीन अलगी जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल होता है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। दूसरा है ब्राउन अलगी कंटेनिंग ब्राउन पिगमेंट अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल। एक होता है, दूसरा होता है ब्राउन अलगी, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है केमिकल्स जो उसको कलर देता है, तो ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक ना। क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। रेड अलगी कंटेन रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल।
रेड अलगी में क्या होता है, इसमें ब्लू और रेड दोनों पिगमेंट होता है, लेकिन क्लोरोफिल भी होता है इसमें, यानी कि अलगे में क्लोरोफिल होता ही है, वो चाहे किसी भी कलर का हो, ब्राउन हो चाहे रेड हो ब्लू हो जैसा भी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रीन अलगे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बोर्ड में आप लोग देखिएगा। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड एज, जैसे ग्रीन अलगी का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर अलगे, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए यूनिसेलुलर अलगे में क्या कौन सा एग्जाम्पल आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, और क्लोरेला आता है। दो आते हैं यूनिसेलुलर अलगे में, पहला है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है क्लोरेला, ठीक है। क्लोराइडोमोनास यूजेज फ्लैजेला फॉर मूविंग इन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। क्लोराइडोमोनास जो होता है फ्लैजेला का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं, फ्लैजेला का इस्तेमाल करके। देखिए यहाँ पर आपको ड्राइंग में एक छोटा सा पतला सा सूंड की तरह, जैसे हाथी का सूंड होता है ना, उस तरह का एक पतला सा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, वो कहलाता है फ्लैजेला। उसी को मूवमेंट करके वे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बढ़ते हैं पानी में। क्लोरोमोनास है जो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर कप के शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। देख लीजिएगा इसमें ड्राइंग दिया हुआ है, एक सी कप के जैसा शेप है, ऐसा देख लीजिएगा ड्राइंग में कप के जैसा शेप है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। इट इज कॉमनली यूज टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोसिंथेसिस की स्टडी करने के लिए करते हैं कि अलगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्लोराइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। आइए इसका और भी एक है, आई स्पॉट भी है, दिख रहा होगा आपको पार्ट्स, फिर न्यूक्लियस सेंटर में दिया हुआ न्यूक्लियस, और दो फ्लैजेलम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक ना, सूंड लाइक का स्ट्रक्चर है। मल्टी सेलुलर अलगे, तो यूनिसेलुलर तो हमने पढ़ लिया, अब मल्टी सेलुलर अलगे क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्पाइरोजाइरा और यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अक्सर जो है तालाब में या फिर वाटर के सरफेस पर तैरता हुआ नजर आता है, ठीक ना। स्पाइरोजाइरा फिलामेंट्स आर मेड ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स placed in the line like a ladder, they are unbranched। क्या होता है, स्पाइरोजाइरा जो है एक फिलामेंट की तरह बना होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिलिंड्रिकल सेल से बना होता है, और ये लाइन लाइक लैडर होता है, एक लैडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह, ठीक है। आपको ड्राइंग दिखाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ये अनब्रांच होता है, इसमें ब्रांच नहीं निकला होता है, ठीक है। ड्राइंग देखिए, आपके बगल में ड्राइंग दिखाया जा रहा है, ये स्पाइरोजाइरा का। देखिए यहाँ पर सेल वॉल दिया है, बाहर में जो है ग्रीन कलर का एक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है अक्सर प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस है, सेंटर में देखिए न्यूक्लियस दिया हुआ है, पायरेनॉइड दिख रहा है आप लोग को, और क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, रिबन शेप का है क्लोरोप्लास्ट। ये जितना भी दिख रहा है वो सब क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप का दिखाया गया है, ठीक ना। तो आइए अलगे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर बॉडी इज ए कॉल्ड थैलस, इसका जो बॉडी है उसको थैलस कहते हैं, ठीक ना। विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, इसका कोई अलग रूट नहीं होता है, अलग तना नहीं होता है, लिप्स नहीं होता है, ठीक ना। सभी एक ही में जुड़े रहते हैं, अलग कोई शेप नहीं है, ठीक है। पहला है दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये प्लांट के जैसे ही होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, मतलब ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक ना। दीज में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यहाँ ब्रैकेट में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी दे दिया है, यूनिसेलुलर में दिया है क्लोराइडोमोनास, और मल्टी सेलुलर में दिया है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोजाइरा, ठीक है।
तीसरा पॉइंट है द साइज इज वेरिएबल, साइज अलग अलग होता है अलगी का। इट रेंजेस फ्रॉम द 1 माइक्रोन अक्रॉस टू द सेवरल मीटर्स। ये 1 माइक्रोन से जो बहुत ही छोटा होता है और मीटर तक इसका लंबाई हो सकता है, सेवरल मीटर तक इसका लंबाई हो सकता है। यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक एसिटाब्यूलेरिया may be 1 meter across, while multicellular forms like seaweeds may be even a few meters long। क्या दिया हुआ है? यूनिसेलुलर फॉर्म जो होता है जैसे एसिटाब्यूलेरिया, यह 1 मीटर तक हो सकता है, जबकि मल्टी सेलुलर जो होता है इसका फॉर्म जैसे समुद्रों में पाया जाता है वीड्स, वो 1 मीटर से ज़्यादा तक भी हो सकता है, कुछ मीटर तक भी हो सकता है, 2 मीटर 2.5 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है द शेप ऑफ अलगी इज ऑल्सो वेरिएबल। अलगी का जो शेप होता है, आकार, वो भी अलग अलग होता है। सब अलगी का शेप एक नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 2 शेप हमने देख लिया। एक तो यहाँ पर देख लिया मैंने, ये जो फिगर दिखा था, एक राउंड शेप जो दिख रहा था यहाँ पर, ठीक ना, और एक जो शेप दिखा लैडर की तरह, सीढ़ीनुमा शेप, वो 2 शेप तो हमको यहीं पर दिख गया। ऐसे बहुत सारे शेप के अलगी हैं जो अलग अलग दिखते हैं। सिंगल सेल ऑफ अलगी में भी स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल हो सकता है, रड शेप का हो सकता है, क्लब शेप का हो सकता है, ठीक ना, स्पिंडल शेप का हो सकता है। ठीक है। 5वां पॉइंट जो है मल्टी सेलुलर अलगी में फॉर्म कॉलोनीज, वॉल्वॉक्स बोलते हैं। जो मल्टी सेलुलर अलगी होते हैं वो कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनीज के रूप में रहते हैं, जिसको हम लोग वॉल्वॉक्स, एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, ठीक ना। कॉलोनीज का मतलब होता है बहुत सारे ग्रुप में, जैसे चीटियाँ बनाती हैं ना कॉलोनीज, ये भी बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं एक साथ। 6वां जो पॉइंट है सम अलगी पोजेज फ्लैजेला फॉर मूविंग इन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। कुछ अलगी ऐसे हैं जो फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ड्राइंग दिखा था, फिलामेंट स्ट्रक्चर था जो सूर्य की तरह मैं बताया था, फिलामेंट उसको बोलते हैं, फ्लैजेला है, ठीक ना। फ्लैजेला के द्वारा ही वो लोग मूवमेंट करते हैं, पानी में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोमाइडोमोनास, ये फ्लैजेला से मूवमेंट करता है, ठीक ना। अब अलगी का यूज पढ़ते हैं, यूज क्या क्या अलगी का, ठीक है। अलगी प्रोड्यूसेज फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में जितने भी जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसके लिए ये फूड का काम करते हैं। जैसे हम लोग जमीन पर फूड लेते हैं ना प्लांट से, वैसे ही पानी में एक्वेटिक एनिमल्स इन लोगों से फूड लेते हैं। ठीक है। दूसरा ब्लू अलगी लाइक ब्लू ग्रीन अलगी लाइक नोस्टॉक एंड एनाबीनिया are able to fix nitrogen in the form of nitrates and thus increase the fertility of the soil। तो ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है जैसे नोस्टॉक हो गया या एनाबीना हो गया, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, 78% या 2% नाइट्रोजन है, ठीक ना। तो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन जो है ये लोग फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं, नाइट्रेट्स में, ठीक ना। और उस नाइट्रेट से क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है ना वो बढ़ जाता है, सॉइल ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, ठीक ना। तीसरा है केल्प्स। केल्प्स का मतलब होता है सीवीड्स, जो समुद्र में पाया जाता है, जो 1 से भी ज़्यादा लंबे, 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। दे आर सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। तो समुद्र में जो आयोडीन आता है ना और पोटेशियम जो आता है उसका कारण है केल्प्स, ठीक ना, सीवीड्स। रेड अलगी इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द अगर का मतलब होता है सब्सटेंस यूज टू कल्चरल ऑर्गेनिज्म। जो सब्सटेंस कल्चरल ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, एगर, ठीक है, उसका वो जो तैयार किया जाता है वो रेड अलगी से तैयार करते हैं, ठीक है। इज ऑल्सो यूज इन फैलीज एंड आइसक्रीम्स। हाँ, इसका इस्तेमाल फैलीज में भी करते हैं और आइसक्रीम बनाने में भी करते हैं, आइसक्रीम में करते हैं। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइन सिलिया। तो जो डायटम्स का जो सेल वॉल होता है, ठीक ना, वो फाइन सिलिया का एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है। दिस सिलिया इज यूज इन मेकिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास एंड पोर्सलेन। तो ये जो सिलिया होता है एक स्पेशल काइंड का, स्पेशल तरह का ग्रास और पोर्सलेन बनाने का काम में आता है।
सिलिया। छठा पॉइंट है अलगी आर आल्सो यूज एज फूड बाई जापानीज एंड चाइनीज। जापानीज और चाइनीज, जापान और चाइना में क्या होता है, सी वीड्स का इस्तेमाल लोग फूड के रूप में भी करते हैं, खाने के रूप में भी करते हैं। सातवां पॉइंट जो है एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द अलगी क्लोरेला। क्लोरेला नाम का जो अलगी है, इससे क्लोरेलिन नाम का एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक ना। अगला है हार्मफुल अलगी। यहाँ तो हम लोग अलगी का यूज पढ़ लिए, यूज कहाँ कहाँ होता है, फायदा भी करता है, और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अलगी जो है वो हानिकारक भी होते हैं, तो मैं वो पढ़ता हूँ हार्मफुल अलगी। पहला पॉइंट है क्वाइट ऑफन अलगी ग्रोज प्रोफ्यूजली इन वाटर रिजर्वायर्स मींट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। एज ए रिजल्ट ड्रिंकिंग वाटर गेट बैड टेस्ट, ऑडियो एंड कलर। तो जो भी हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं पानी पीने के लिए, रिजर्वायर जो बनाते हैं पानी पीने के लिए, अगर उसमें अगर ये ग्रीन अलगी आ गए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोफ्यूजली, तो हम लोग क्या करता है, उसका जो टेस्ट होता है पानी का वो चेंज हो जाता है, ठीक ना, बदल जाता है। दूसरा है सेफ्ल्यूरस इज अ पैरासाइटिक अलगी which attack and cause disease on plants like tea and coffee। एक सेफ्ल्यूरस नाम का एक पैरासाइटिक अलगी है जो टी प्लांट और कॉफी प्लांट पर बीमारी फैलाता है, ठीक ना। अब है यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एग्जाम में पूछा गया यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, है ना। जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे समुद्र है या पॉन्ड है या रिवर है, ठीक ना, तो प्लांट का न्यूट्रिएंट जो है उस वाटर बॉडीज में आते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। मतलब द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी बाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वाटर बॉडी में प्लांट न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट होना, जाना, बढ़ना, उसको बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। क्वाइट ऑफन दिस हैपेंस व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स ड्रेन इनटू द वाटर बॉडीज। और क्वाइट ऑफन दिस हैपेंस, यह कब होता है, यह जनरली तब होता है व्हेन सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स, जब फर्टिलाइजर्स और सीवेज जो है वो वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है, ठीक ना। इट लेड्स टू एन अननेचुरली रैपिड ग्रोथ ऑफ अलगी। इससे क्या होता है कि अलगी का बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ होता है। अब देखिए जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं या सीवेज है, कचड़े हैं फैक्ट्रीज के, कंपनी के, वो सब अगर वाटर बॉडी में आएंगे तो क्या होगा, वाटर बॉडी में अलगी का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, अलगी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना, ठीक है। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और अलगी क्या करता है, उसके न्यूट्रिशन को खुद लेने लगता है और बड़ा होने लगता है। विच फॉर्म्स ए थिक लेयर ऑफ ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज के ऊपर में एक लेयर बनाता है, सरफेस बनाता है अलगी का, रिफर्ड एज अलगल ब्लूम। इसको हम लोग अलगल ब्लूम कहते हैं। जब वाटर बॉडीज पर ज़्यादा मात्रा में अलगी आ जाते हैं, इसको बोलते हैं अलगल ब्लूम। याद रखिएगा, अलगल ब्लूम जो बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। द डेंस लेयर ऑफ द अलगी डिप्राइव अदर ऑर्गेनिज्म एंड लाइट ऑफ द ऑक्सीजन बिसाइड्स ऑक्सीजन। और जो घना लेयर बनता है अलगी का, ठीक ना, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, लाइट और ऑक्सीजन दोनों डिप्राइव कर देते हैं, छीन लेते हैं। व्हेन दे डाई, और जब ये मरते हैं, द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन देम यूज ऑफ मोर ऑक्सीजन। तो जो बैक्टीरिया उनके ऊपर आता है उसको, वो बैक्टीरिया ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। स्लोली मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर बॉडीज डाई। और धीरे धीरे जब बैक्टीरिया सारा ऑक्सीजन ले लिया वाटर बॉडीज का, तो जितने भी वाटर बॉडी में जीव जंतु हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वे सब धीरे धीरे मरने लगते हैं ऑक्सीजन की कमी से। ये हो गया यूट्रोफिकेशन और अलगल ब्लूम, ठीक ना। उसके बाद बैक्टीरिया क्या होता है, अलगी क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया वेयर अर्लियर बिलीव्ड टू बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल विच मल्टीपल बाय फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक ना। बैक्टीरिया वेयर अर्लियर बिलीव्ड, पहले के समय क्या होता है, बैक्टीरिया को ऐसा माना जाता था कि ये माइक्रोस्कोपिक
यूनिसेलुलर प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये मल्टीप्लाई करते हैं फिजन के द्वारा। फिजन का मतलब होता है टूटते टूटते ये अपनी जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, अपनी बॉडी को फ्रैक्शन करके। तो आइए, दिस हैव बीन कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऐसा बहुत सारा रीजन्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए पहला रीजन है देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय अ फर्म सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो बॉडी होता है एक हार्ड सेल वॉल से जुड़ा रहता है, सेल वॉल से ढका रहता है बैक्टीरिया का जो बॉडी होता है। सम ऑफ देम कुड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक ना। और कुछ कुछ बैक्टीरिया इनमें से ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड प्राप्त कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ठीक ना। दे कैन यूटिलाइज लिक्विड फूड ओनली। ये लिक्विड फूड भी खा सकते हैं, जो पीने वाला फूड है वो खा सकते हैं बैक्टीरिया। दे कैन सिंथेसाइज विटामिन, ये विटामिन को भी सिंथेसाइज करते हैं। देयर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू दोज फाउंड अमंग द लोअर प्लांट, ठीक ना। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इससे अलग हो गया, जैसे छोटे छोटे प्लांट जो है अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी में भी रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस से होता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा, ठीक ना। अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं और ये बढ़ाते जाते हैं अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। हाउएवर नाउ आवर नॉलेज रीडिंग रिगार्डिंग दिस हैड इंक्रीज। क्योंकि बैक्टीरिया को लेकर के हमारा नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले हम लोग बैक्टीरिया को नहीं जानते थे, पहले के लोग जब किताब नहीं था तो बैक्टीरिया के बारे में क्या जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। उससे माइक्रोस्कोपी का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन आज जो है किताब है, बुक है, बहुत सारे साधन हैं जिससे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। वी नो नाउ दैट बैक्टीरिया आर नॉट प्लांट्स। अब हम जान चुके हैं कि बैक्टीरिया प्लांट नहीं है। पहले के लोग बैक्टीरिया को प्लांट मानते थे, अब हम जान चुके हैं बैक्टीरिया प्लांट नहीं है। देयर सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल जो है सेलुलोज का नहीं बना होता। सेल वॉल मतलब इसका जो आउटर कवरिंग होता है ना सेल का, ये सेलुलोज का नहीं होता। सेलुलोज जो है प्लांट पे आता है, ठीक ना। सेलुलोज जो है प्लांट पे आता है, घास में सेलुलोज पे आता है, प्लांट में सेलुलोज पे आता है। वही सेलुलोज जो है गाय भैंस जो भी कर्ड चीविंग एनिमल्स होता है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। Although Actinobacteria can perform photosynthesis, the bacteriochlorophyll present in them is much different from the chlorophyll present in plants. Plants में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, दोनों क्लोरोफिल में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। साइज एंड स्ट्रक्चर। अब साइज की बात करें अगर बैक्टीरिया का, तो देखिएगा यहाँ किताब में दिया हुआ है आपका। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1.25 UM। तो 1 UM इक्वल टू होता है 1/1000 mm, है ना, इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब होता है अगर बैक्टीरिया का शेप अगर स्फेरिकल मान लिया जाए तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर से उसका साइज निकलता है। जितना बड़ा डायमीटर होगा सर्कल का साइज उतना बड़ा होता है, वैसे जितना बड़ा डायमीटर होगा बैक्टीरिया का साइज भी उतना ही बड़ा होता है। इसका साइज है 1/1000 mm तक होता है डायमीटर, इसको याद कर लीजिएगा। 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ ये जो UM लिखा हुआ ये माइक्रोमीटर है, ठीक ना। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 1/1000 mm, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इज रड शेप्ड बैक्टीरिया मेजरिंग 0.15 मीटर, ठीक ना। जो सबसे स्मॉलेस्ट रड शेप का जो बैक्टीरिया है, जो रड के शेप का होता है, उसका साइज अभी तक मेजरमेंट किया गया 0.15 मीटर, ठीक ना। और जो लार्जेस्ट इज अ स्पाइरल शेप मेजरिंग अप टू 15 मीटर इन लेंथ। और जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया अभी तक खोजा गया है वो स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल शेप मतलब होता है ऐसे गोल 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 गोल, जैसे सांप अपने आप को स्पाइरल किया रहता है या रस्सी वगैरह इस पे स्पाइरल किया रहता है, उस टाइप का शेप को बोलते हैं स्पाइरल शेप, ठीक ना। तो सबसे बड़ा जो स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया पाया गया है वो है 15 मीटर का एंड 1.5 मीटर डायमीटर, ठीक ना। बैक्टीरियल सेल हैज नो डिफिनिट न्यूक्लियस। बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, डिफिनिट आकार नहीं होता है, ठीक ना।
It has a nuclear material but without nuclear membrane, hence it is called nucleoid and not nucleus. चूंकि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई आउटर कवरिंग लेयर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस इसको नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक बैक्टीरियल सेल के ड्राइंग दिखाया गया है। इसमें देखिएगा राइबोसोम्स दिखाया गया है, डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में वो राइबोसोम्स है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर है न्यूक्लियोइड दिखाया गया है, जिसका कोई शेप नहीं होता है। सेल वॉल दिखाया गया, जो रेड कलर का आउटर कवरिंग लेयर है वो सेल वॉल है, ठीक है। और डीएनए दिखाया गया आपको बीच में। और जो ये पूंछ की तरफ जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसको बोलते हैं फ्लैजेलम। इसी पूंछ से ये इसको बोलते हैं, ठीक ना, ये इसका फ्लैजेलम है, जिस कारण से ये लोग अपने मूवमेंट को शो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक ना। अब आते हैं शेप के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है, चार तरह का शेप यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है रड शेप्ड सेल, इसको बोलते हैं बैसिली बोलते हैं। दूसरा है स्फेरिकल शेप, इसको बोलते हैं कोकी। तीसरा है स्पाइरल शेप, इसको बोलते हैं स्पाइरिला। और चौथा है विब्रियोज बोलते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। जो रड शेप सेल होता है उसको बैसिली बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसेरिकिया कोली विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन ह्यूमस। ये जो बैक्टीरिया दिया हुआ है इसेरिसिया सेल, ये मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। दे में ऑक्यूर सिंगल रड्स इन एज इन ई कोली, ये सिंगल रड्स में पाया सकता है, ठीक ना। और लैक्टोबैसिलस और सैल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस और सैल्मोनेला टिफी विच कॉजेज टाइफाइड फीवर। ये जो सैल्मोनेला जो है, ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड बीमारी पैदा करता है, और ये आंत में ही बीमारी होता है, ठीक ना, इंटेस्टाइन में बीमारी होता है। तो ये बैक्टीरिया वहीं पे आता है। सैल्मोनेला जो होता है, सैल्मोनेला जो होता है, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो टाइफाइड नामक बीमारी पैदा करते हैं। दिस रोड में फॉर्म चैंस एज इन एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बैसिलस एंथ्रेसाइज विच कॉजेज एंथ्रेक्स। बैसिलस एंथ्रेक्साइज जो होता है, ये एंथ्रेक्स नामक बीमारी बॉडी में लाते हैं, पैदा करते हैं। दूसरा स्फेरिकल शेप और कोकी। तो न्यूमोकोकस बोलते हैं, पी से स्टार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूमोकोकस। दे में ऑक्यूर एज ए सिंगल सेल, ये सिंगल सेल में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं कोकी, ठीक ना। और जब ये पेयर में पाए जाएंगे, जब सिंगल में पाए जाएंगे तो इसको कोकी बोलेंगे, और जब पेयर में पाए जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोकोकी, ठीक ना। डिप्लो का मतलब दो होता है। इन चैन, और जब ये चैन के रूप में आ जाएंगे, तब इसको बोलते हैं हम लोग स्टैफिलोकोकी। स्टैफिलोकोकस का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक ना। और लैक्टोबैसिलस का भी नाम सुने होंगे, जो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, वो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दे कॉजेज बैक्टीरियल न्यूमोनिया, तो ये जो है बैक्टीरियल न्यूमोनिया को पैदा करते हैं। तीसरा है स्पाइरल शेप्ड और स्पाइरिला, जो स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक ना। स्पाइरल शेप कैसा होता है? स्पाइरल शेप जो है ऐसा, आप स्पाइरल शेप बोल सकते हैं, जैसे ये जो है ना, ये वाला इस तरह का जो शेप होता है, यह स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइरल शेप और स्पाइरिला बोलते हैं इसको, है ना। स्पाइरल शेप, यह स्पाइरल शेप का होता है, और सम स्पाइरिला इनरिच द सॉइल, और कुछ स्पाइरिला होता है मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है। विब्रियोज आर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियो नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉमा का शेप का होता है। कॉमा शेप कैसा होता है? बुक में देखेंगे कॉमा का शेप कैसा होता है, ऐसा कॉमा होता है,
इस तरह का बैक्टीरिया भी पाया जाता है इस संसार में, कॉमा, ठीक ना, स्फेरिकल, स्पाइरल, रड शेप्ड। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला जो ड्राइंग आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है रड शेप्ड सेल का जो बैक्टीरिया दिखाया गया है इस, और जो इसका बहुत सारा फिलामेंट दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं फ्लैजेला। इसी फिलामेंट से मूवमेंट करते हैं। और बगल में जो दिखाया गया व्हाइट कलर का बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं स्पेरेला, स्पेरिकल बैक्टीरिया, जिसको कोकी बोलते हैं। कोकी किसको बोलते हैं बताया था ना, जो सिंगल सेल के होते हैं तो कोकी बोलते हैं। चलिए अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का यूज कहाँ कहाँ होता है, बैक्टीरिया फायदेमंद भी होता है और नुकसान भी करता है। चलिए बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक।